Hello students, welcome to our YouTube channel History with Sonu sir। हड़प्पा सभ्यता में शहरों को आमतौर पे दो भागों में बांटा गया था। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। जैसा कि आप यहाँ पे नक्शा के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो दुर्ग लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये शहर का ऊंचाई पे स्थित जो है वो बस्ती था, और जो निचला शहर लिखा है ये पूरा आम जनता के लिए था। तो यहाँ पे सामंत, जो राजा के सैनिक थे, वे तमाम जो बड़े लोग थे, जो बड़े अधिकारी थे, वे दुर्ग में रहा करते थे। दुर्ग का आकार निचला शहर से हमेशा छोटा था, लेकिन अगर हम निचले शहर की बात करें तो निचला शहर, उसका आकार बहुत बड़ा था, लेकिन ये आम जनों के लिए था। ऊंचाई और स्थिति। दुर्ग, यह शहर के पश्चिमी भाग में स्थित था। यह आकार में छोटा, लेकिन इसे ऊंचाई पर बनाया गया था। इसकी ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की इमारतें कच्ची ईंटों के चबूतरों पे बनी थी। निचले शहर की अगर हम बात करें तो यह पूर्वी भाग में स्थित था। यह दुर्ग की तुलना में बहुत बड़ा था, लेकिन इसे निचले स्तर पर बनाया गया था। अगर हम दुर्ग की घेराबंदी की बात करें या निचले शहर की, तो दुर्ग इसे चारों ओर से दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ था कि इसे भौतिक रूप से निचले शहर से अलग किया गया था। निचले शहर की अगर हम बात करें, हालांकि निचले शहर के भी कई हिस्सों को दीवारों से घेरा गया था, लेकिन दुर्ग की किलाबंदी अधिक विशिष्ट और रक्षात्मक उद्देश्य वाली लगती थी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, दुर्ग में बड़े और सामंती लोग रहते थे, जो राजा के हितैषी थे। राजा खुद अपने परिवारजनों के साथ दुर्ग में रहा करता था, तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ की जो व्यवस्था होगी वो निचले शहरों से हमेशा उत्तम ही होगी। अगर भवनों के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दुर्ग, यहाँ विशिष्ट सार्वजनिक संरचनाएं मिलती हैं, जैसे विशाल स्नानागार, माल गोदाम। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग विशिष्ट आयोजनों या प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था। अगर हम विशाल स्नानागार की बात करें तो ये इतना बड़ा स्नानागार था, जो एक साथ कई लोग यहाँ पे स्नान कर सकते थे, और इसका इस्तेमाल खास करके किसी स्पेशल ओकेजन या त्योहार पे इसका इस्तेमाल किया जाता था, सामूहिक रूप से। निचला शहर, यहाँ मुख्य रूप से आवासीय भवन थे, जहाँ सामान्य जनता रहती थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं, दुर्ग की जो व्यवस्था है, वहाँ स्नानागार है, अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में स्विमिंग पूल कहते हैं। यहाँ पे अनाज को भंडारित करने के लिए माल गोदाम बनाए गए थे, लेकिन निचले शहर में ये सभी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अगर हम निर्माण और नियोजन की बात करें तो निचला शहर अपने सुनियोजित जल निकासी प्रणाली और ग्रिड पद्धति पर आधारित सड़कों के लिए जाना जाता है। यहाँ घर बनाने से पहले चबूतरे बनाए जाते थे, जो आधार का काम करते थे। अगर संक्षेप में अगर हम इस पूरे कहानी को जानने का प्रयास करें, तो दुर्ग शक्ति और विशिष्टता का केंद्र था, जबकि निचला शहर आबादी के रहने और दैनिक जीवन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। अगर हड़प्पा की दुर्दशा की अगर हम बात करें, तो हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था, लेकिन ईंट चुराने वालों ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया। 1875 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने उल्लेख किया था कि यहाँ से इतनी ईंटें चुराई गई, जो लाहौर और मुल्तान के बीच 100 मील लंबी रेल पटरी बिछाने के लिए पर्याप्त थी। अब आप अंदाज़ा लगा के देखिए, जो अगर ये सभी ईंटें नहीं चुराई गई होती, तो आज हमारे सामने
जो हड़प्पा का स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, जो उसका संरचना है, वो हमें स्पष्ट रूप में देखने को मिलता। लेकिन जो ईंट चुराने वाले लोग थे, उन्होंने इस पूरे संरचना को ही खराब कर दिया था। तो इतिहास, अगर वो संरचना बना होता, तो इतिहास लिखने का जो आज जो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं, उसमें हमें थोड़ा-सा और डिटेल में नॉलेज होता, बट ऐसा नहीं हो पाया। इसकी तुलना मोहनजोदड़ो से कहीं बेहतर संरक्षित संरचना के लिए जानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता की। अगर नगर नियोजन और दुर्ग शहर की बात करें तो हमने पहले ही बताया है, जो दुर्ग की बात अगर हम करें तो यह आकार में छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। इसे कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाया गया था और दीवारों से घेरा गया था ताकि निचले शहर से अलग किया जा सके। अगर हम निचले शहर की संरचना की बात कर लें तो इस क्षेत्र में बड़ा था लेकिन कम ऊंचाई पर स्थित था। यह दीवारों से घिरा हुआ था और कई भवन ऊंचे चबूतरों की नींव पर बने थे। शहर का दो भागों में विभाजन। तो शहर जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, हड़प्पा की बस्तियों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर। तो जो दुर्ग था यह पश्चिमी भाग में स्थित था, लेकिन जो निचला शहर था वो पूर्वी भाग में स्थित था। अगर हम दुर्ग की बात करें तो यह आकार में छोटा था लेकिन ऊंचा था। अगर हम निचले शहर की बात करें तो यह आकार में बड़ा था लेकिन कम ऊंचाई पे था। इसमें कच्ची ईंट के चबूतरे पर बनाया गया था और किलेबंदी अर्थात दीवारों से घेरा गया था। यहाँ भवन भी चबूतरों की नींव पर बने थे। तो निचले शहर की ये बात हो गई और दुर्ग की बात हो गई। तो ये इसकी तुलना की बात हो गई यहाँ पे। अगर हम सुनियोजित जल निकास प्रणाली की बात करें तो हड़प्पा की सबसे खास बात यहाँ की नालियों का प्रबंधन था। ग्रिड पद्धति। सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 डिग्री पर काटती थी। निर्माण का क्रम अगर हम देखें तो पहले नालियों और गलियों का खाका तैयार किया गया, उसके बाद उनके किनारे मकान बनाए गए। जो अनिवार्य शर्त थी मकान बनाने की वह यह थी, जो हर घर की कम से कम एक दीवार गली से सटा होना जरूरी था ताकि घर का गंदा पानी नाली में जा सके। अगर आप इस पिक्चर के माध्यम से इस संरचना को समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे ये मुख्य नालियां हैं और ये घर से सटा हुआ जो है ये छोटी सी नालियां हैं। और आप देखेंगे जैसा लिखा हुआ है, इस नाली से सटा हुआ जो है एक घर का दीवार है, जिसमें बड़ी आसानी से घर के गंदे पानियों को इस छोटे नालियों के माध्यम से इस बड़े नालियों में जो है वो डाल दिया जाता था। और इस बड़े नालियों को शहर के बाहर जो है किसी नदी या नाले से, बड़े नाले से जोड़ दिया जाता था ताकि उस क्षेत्र के जो गंदे जल हैं उसको आसानी से जो है यहाँ से निकाला जा सके। निर्माण की विशेषताएं। श्रम का पैमाना। आधार चबूतरे बनाने के लिए लगभग 40 लाख श्रम दिवसों की जरूरत पड़ी होगी, जो बड़े स्तर पर संगठित श्रम को दर्शाता है। मानकीकृत ईंट। सभी हड़प्पा बस्तियों में ईंटों का एक निश्चित अनुपात था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जो यह सभ्यता कितना उन्नत अवस्था में रहा होगा, जहाँ पे ईंटों को भी जो है एक निश्चित संरचना और निश्चित आकार में ढाला या बनाया जाता था। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें हम, तो ऊंचाई की 4 गुनी थी और चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी थी। तो यहाँ के लोग जो थे ये काफ़ी एडवांस लेवल पे इनकी सोच जो है वो डेवलप हो चुकी थी। और हमने इससे पहले अभी देखा जो कैसे जल निकासी के लिए इन्होंने पक्की ईंटों से नालियां बनाई
और घर बनाने से पहले ये नालियाँ, सड़क ये सभी डिज़ाइनें पहले ही बना लिया करते थे, उसके बाद घर बनाते थे। और घर बनाते समय भी ये एक चीज़ का ख़ासकर ध्यान रखते थे, जो घर की एक दीवार कम से कम नालियों से सटा हो, ताकि घर का गंदा पानी आसानी से नालियों के द्वारा घर से बाहर निकाला जा सके। अगर हम क्षेत्रीय विविधता की बात करें, तो सभी जगह नियोजन एक जैसा नहीं था, है ना? स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ही। धोलावीरा और लोथल में बात करें तो यहाँ पूरी बस्ती किलेबंद थी। लोथल की अगर हम खासकर बात करें तो यहाँ दुर्ग दीवारों से घिरा नहीं था, बल्कि ऊंचे चबूतरे पर बना था। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व जनक जो है माना जाता है। बात करेंगे मोहनजोदाड़ो के गृह स्थापत्य और जल निकासी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की। गृह स्थापत्य, जिसको हम आवासीय भवन भी कहते हैं, मोहनजोदाड़ो का निचला शहर योजनाबद्ध आवासीय भवनों का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर हम इसकी आंगन केंद्रित योजना की बात करें तो घर के केंद्र में आंगन होता था, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन का उपयोग खाना पकाने और कताई जैसे घरेलू काम के लिए होता था। आज भी हम आधुनिक युग में भी अगर हम देखें तो मोहनजोदाड़ो के पद्धति पे ही जो गांव वगैरह के घर बने होते हैं, वो भी इसी ढंग से बने होते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो में बने होते थे। अगर हम गोपनीयता की बात करें तो हड़प्पा वासी अपनी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। जैसे आज लोग अपने प्राइवेसी का ध्यान रखते थे, वैसे हड़प्पा वासी भी अपने प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे। भूमि तल की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से घर के अंदर या आंगन को सीधे नहीं देखा जा सकता था। अब सोच के देखिए, ये कितना उन्नत अवस्था रहा होगा, जो कि हर एक छोटी सी छोटी बारीकी चीज़ों का भी जो है बखूबी से यहाँ ध्यान रखा जाता था। अगर हम सुविधाएं की बात करें तो हर घर में ईंटों के फर्श वाला अपना स्नाना घर होता था। छत या दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। जो आज के समय में इस पद्धति पे काम होता है, वो आज से हजारों वर्ष पहले वे तमाम चीजों का आविष्कार और निर्माण हो चुका था। अगर हम कुएं की बात करें तो कई घरों में कुएं ऐसे कमरे में होते थे जहां बाहर से आने वाले जागीर भी पानी पी सके। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। तो यहाँ पे पानी का भी बहुत अच्छा प्रबंधन किया गया था। अगर हम घर की बात करें तो घर के अंदर आंगन का भी व्यवस्था था। खाना पकाने का भी जो है आंगन में प्रबंध किया गया था। यहाँ के लोग प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। ये लोग देखते थे जो घर जो ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा नहीं था, उसमें खिड़की ही नहीं बनाते थे, ताकि बाहर का लोग जो है अंदर न देख सके। सोचिए प्राइवेसी का कितना ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। अगर कोई मुख्य द्वार है, जैसे घर का मेन गेट होता है, तो जैसे ही लोग घर के जो है मेन गेट से एंटर करते हैं अंदर में, तो वो आंगन को सीधा नहीं देख सकते थे, उस टाइम में भी। और आज के समय में भी यही चीजें हैं। तो ये तमाम ऐसे सुविधाएं मोहनजोदाड़ो में आज से हजारों वर्ष पहले मौजूद थी। अगर इसकी हम नालियों की प्राचीनतम प्रणाली की बात करें तो अर्नेस्ट मेके ने इसे अब तक की सबसे संपूर्ण प्राचीन प्रणाली कहा है। इसकी विशेषता इस प्रकार थी।
अगर इसकी हम बनावट की बात करें तो मुख्य नाले गारे और ईंटों से बने थे और इन्हें ढकने के लिए ऐसी ईंटों या चूना पत्थर की पट्टिकाओं का प्रयोग होता था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। आज भी हम देखते हैं, जब भी नालियों का निर्माण होता है तो उसके लिए सीमेंटेड ढक्कन बनाया जाता है ताकि हम जब नालियों को साफ करें तो उस ढक्कन को हटा के और नालियों की सफाई आसानी से कर सके। और ये बनावट सोचिए, कितनी साल पहले जो है ये प्रणालियां बन चुकी थी। अगर हम मलकुंड की बात करें तो घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में गिरती थी। यहाँ ठोस कचरा जमा हो जाता था और केवल गंदा पानी आगे नाली में जो है वो बहा दिया जाता था। अगर हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो जो लंबे नालों में नियमित अंतराल पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। नालों के किनारे मिले रेत के ढेर बताते हैं कि सफाई के बाद कूड़ा हमेशा तुरंत हटाया नहीं जाता था। छोटे शहरों में विस्तार की अगर हम बात करें तो यह उन्नत प्रणाली केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी। लोथल जैसी छोटी बस्तियों में भी पक्की ईंटों की नालियां मिलती है। तो हम देख रहे हैं, या मोहनजोदाड़ो हो या हड़प्पा सभ्यता की बात करें, ये तमाम ऐसे जो घर हैं वो बहुत ही उन्नत अवस्था में और कारीगरी का बहुत ही बेहतर ढंग से वहाँ पे बनावट, सजावट, ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती है। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। पीने के लिए कुओं की व्यवस्था है। घर के अंदर भी कुएं बनाए जा रहे हैं। अगर घर दुमंजिला है तो उसके लिए सीढ़ी बनाई जा रही है। घर के अंदर स्विमिंग पूल का व्यवस्था है। ये तमाम चीज़ें हैं जो ये बताती हैं ये सभ्यता काफ़ी उन्नत अवस्था में रही होगी। अगर हम दुर्ग की बात करें तो उसके अंदर माल गोदाम, विशाल स्नानागार, ये तमाम चीज़ें जो है देखने को मिलती है। अगर हम माल गोदाम की बात करें तो यह एक विशाल संरचना थी जिसका उपयोग संभवतः अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था। इसकी अगर हम बनावट की बात करें तो हम पाएंगे क्या, इसका निचला हिस्सा ईंटों से बना था जो आज भी सुरक्षित है। अगर हम इसके विनाश के कारणों की व्याख्या करें तो इसका ऊपरी हिस्सा संभवतः लकड़ी से बना था जो समय के साथ सड़ गया या नष्ट हो गया। विशाल स्नानागार, यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत संरचनाओं में से एक है। इसकी बनावट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे आकार और स्थिति। यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ था। अगर इसकी जल प्रबंधन की अगर हम बात करें तो जलाशय को पानी के रिसाव से बचाने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गोरे लेप लगाए गए थे। अगर इसकी हम प्रवेश मार्ग की बात करें तो जलाशय के अंदर उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में दो सीढ़ियां बनी थी। पानी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसके तीन ओर कमरे बने थे जिसमें से एक में बड़ा कुआं था जिससे जलाशय भरा जाता था। गंदा पानी निकालने के लिए एक बड़ा नाला भी बना हुआ था। 8 स्नानागार, इसके उत्तर में एक अलग संरचना थी जिसमें एक गलियारे के दोनों ओर चार चार स्नानागार अर्थात कुल 8 बने हुए थे। अगर इसकी महत्व और महत्वता की बात करें तो विद्वानों का मानना है कि दुर्ग के क्षेत्र में इस तरह की विशिष्ट और भव्य संरचना का होना यह दर्शाता है कि इसका उपयोग साधारण स्नान के लिए नहीं बल्कि किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान या धार्मिक उत्सव के लिए किया जाता था। आप यहाँ मैप के माध्यम से इस संरचना को समझ सकते हैं।
जहाँ पे आपको ऊपर में दुर्ग देखने को मिलेगा और इसकी जो पूरी संरचना और बनावट है, आप यहाँ पे इस संरचना के माध्यम से देख सकते हैं, जहाँ पे आपको विशाल स्नानागार जो है देखने को मिल जाएगा, महाविद्यालय, ये तमाम चीज़ें आपको इस मैप के माध्यम से देखने को मिल जाएगा।